नमस्ते एवरीवन। ये हमारा तीसरा मॉडल पेपर है और इस तीसरे मॉडल पेपर में हमने वो सब कुछ क्वेश्चंस इसमें शामिल किए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें हम देखेंगे इम्पोर्टेंट रिपोर्ट राइटिंग, इम्पोर्टेंट नोटिस राइटिंग, इम्पोर्टेंट लेटर राइटिंग, इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट और जो अनसीन पैसेजेस हैं वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें अगर आपने ढंग से पढ़ लिया और वही के वही क्वेश्चंस अगर आपको मिल गए तो आपके 15 में से 15 नंबर पूरे में से पूरे मिल जाएंगे। इसके अलावा हमने इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी शामिल किए हैं और ये हमारी जो टारगेट सीरीज है 6 मॉडल पेपर मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, जैसा कि मैंने आपको कल कहा था। उसके तहत हमने 2 मॉडल पेपर तो कंप्लीट कर लिए हैं और ये जो तीसरा मॉडल पेपर है इसके बाद में 3 मॉडल पेपर्स बच्चों आपको और भी मिलेंगे। और मैं ये विश्वास करिए आप लोग कि आपको जो पेपर अवेलेबल करवा रहा हूँ इसमें से अगर आपने, क्योंकि एक पेपर आधे घंटे का रहता है और एक जो 6 मॉडल पेपर्स रहेंगे 3 घंटे में आपके कंप्लीट आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आप पढ़ के जाते हैं तो 100% आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, क्योंकि किसी में से आपको रिपोर्ट मिलेगी, किसी मॉडल पेपर में से आपको नोटिस मिलेगा, किसी मॉडल पेपर में से आपको एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट मिलेगा, किसी में से आपको एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। और आप भी मुझे वादा करिए कि जब आप एग्ज़ाम दे करके आएंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपकी एग्ज़ाम में इस मॉडल पेपर में से और हमारे जो 6 मॉडल पेपर की पूरी सीरीज है उसमें से कितने प्रश्न आपको मिले। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार कंप्लीट मॉडल पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ और फिर एक एक करके हम करते हैं शुरुआत इसकी। ये पूरी जो हमारी प्लेलिस्ट रहेगी हाफ ईयरली एग्जाम इंग्लिश की 2023 का करके, वहाँ पे आपको सारे के सारे 6 मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे। पीडीएफ हमारे ऐप में मिलेगी, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो पहले हम रहेगा हमारा सेक्शन ए। इस सेक्शन ए में हम करेंगे 2 अनसीन पैसेज जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर अपन करते हैं इसका सॉल्यूशन। ये है पहला अनसीन पैसेज जिसमें से आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न रहेंगे। फिर इसके बाद ये दूसरा अनसीन पैसेज है जिसमें से भी 6 अति लघुतरात्मक प्रश्न आपके आएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेक्शन बी शुरू होता है और इस सेक्शन बी में हम करेंगे शॉर्ट कंपोजिशन, जिसमें आप एक नोटिस राइटिंग आपसे पूछा जा सकता है। तो ये नोटिस कैसे लिखना है यहाँ पर कंप्लीटली हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा एक एडवर्टाइजमेंट जो कि आपके एग्जाम में 4 नंबर का ये शॉर्ट कंपोजिशन का टॉपिक रहता है। तो एडवर्टाइजमेंट आप डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं हमने मोस्ट शामिल किए हैं इसमें, निश्चित रूप से परीक्षा में मिलेंगे। कौन कौन से हैं वो हम इसमें कंप्लीट करेंगे, कैसे लिखना है। इसके बाद आपका एक रिपोर्ट राइटिंग का जो आएगा प्रश्न, या तो रिपोर्ट राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग, तो दोनों में से कोई एक रहेगा। तो ये रिपोर्ट कैसे लिखनी है हम ये भी इसमें देखने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे हमने एक लिखा है पैराग्राफ, ये भी हम देखेंगे। उसके बाद फिर आता है लेटर सेक्शन, लेटर राइटिंग का सेक्शन। और लेटर राइटिंग में भी डिफरेंट टाइप के लेटर्स हैं। लेटर टू एडिटर है, लेटर टू प्रिंसिपल है, लेटर बिजनेस लेटर है। ये सारे लेटर्स अपन इसमें देखने वाले हैं और अलग अलग मॉडल पेपर्स में हम अलग अलग टॉपिक लेकर के जो परीक्षा में आने वाले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर हमने ये कंप्लीट तैयार किया हुआ है। तो ये है हमारा दूसरा लेटर राइटिंग रहेगा इसमें। उसके बाद जब सेक्शन सी शुरू होता है तो बच्चों सेक्शन सी में जो क्वेश्चंस हैं आपके वो पूछे जाएंगे आपके, ठीक है। ग्रामर सेक्शन रहेगा इसमें। तो ग्रामर सेक्शन में आपके जो 4 टॉपिक हैं ग्रामर के, अब क्लॉजेज है, सिंथेसिस है, आपका फ्रेजल वर्ब है और आपका ये जो कंजंक्शन है, तो ये कंप्लीट हम इसमें देखने वाले हैं। फिर आपका एक आएगा सीन पैसेज जो आपकी बुक्स में से आएगा, जिसमें से 6 एमसीक्यूज टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसको भी अपन सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट इसके बाद में जब 6 के बाद हमारा जो क्वेश्चन आंसर्स आएंगे वो दिए हुए हैं। फिर एक्सप्लेनेशन आपको पूछी जाएगी, तो किस तरीके से आपको रेफरेंस लिखना है, किस तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन करनी है। और इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना, इसमें से निश्चित रूप से आपको एक्सप्लेनेशन एग्जाम में मिल जाएगी। तो ये 6 मॉडल पेपर की सीरीज कंप्लीटली आप पढ़ लीजिए बच्चों। ये दूसरी एक्सप्लेनेशन है, इसके बाद शुरू होते हैं क्वेश्चन आंसर्स और एंड में आपको मिलेंगे एक बार फिर से अपनी विस्टास बुक्स में से जो 6 एमसीक्यूज आएंगे। तो 6 तो आएंगे विस्टास में से और 6 आएंगे आपके फ्लेमिंगो में से। ओके, तो इस तरीके से रहेगा ये कंप्लीट पेपर। और अब हम करते हैं एक एक करके शुरुआत। सबसे पहले हम जाते हैं सेक्शन ए में जो अनसीन पैसेज है। तो अनसीन पैसेज आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत बड़ा पैसेज आएगा, आप ध्यान से पढ़िएगा उसे। हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि बाय नाउ वल्लभ भाई's लाइफ हैड बिकम होली अ लाइफ ऑफ अ पब्लिक मैन। तो आप इसे पढ़ेंगे और आंसर देंगे। हम एक एक करके देख लेते हैं क्वेश्चन। अगर आपकी परीक्षा में ये पैराग्राफ आ गया, अनसीन पैसेज अगर आ गया,
तो आप विश्वास मानिए आंसर आपको ये लिखना है, इसलिए पढ़ लीजिएगा। पहला प्रश्न है कि विच मूवमेंट डीड अर्न वल्लभ भाई द टाइटल ऑफ सरदार। कौन सा आंदोलन था जिसमें वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी गई। बच्चों आप जब पैसेज पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि द सत्याग्रह मूवमेंट अर्नड वल्लभ भाई द टाइटल ऑफ सरदार। तो जो सत्याग्रह आंदोलन हुआ था उस सत्याग्रह आंदोलन से वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि मिली थी। दूसरा प्रश्न है हाउ मच रेवेन्यू वॉज रेज्ड इन 1928 व्हेन अ रिवीजन ऑफ द सेटलमेंट वॉज डन। तो ये जब रिवीजन ऑफ सेटलमेंट किया गया 1928 में तो कितना रेवेन्यू जो है वो वहाँ पे बात हुई थी। तो यहाँ पे रेवेन्यू जो डिमांडेड किया गया था, मांग की गई थी, वो था 22%। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी, थर्ड क्वेश्चन है कि वाई डिड द कल्टिवेटर्स टर्न टू वल्लभ भाई। कल्टिवेटर्स जो थे, जो किसान थे, वो वल्लभ भाई के पास क्यों गए थे। आंसर लिखना है कि द कल्टिवेटर्स टर्न टू वल्लभ भाई टू सीक हिज गाइडेंस इन द मैटर ऑफ द रेवेन्यू रेज। तो जो राजस्व में जो बढ़ोतरी की गई थी उसके संदर्भ में बातचीत करने के लिए और गाइडेंस लेने के लिए ये लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी पीपल डीड वल्लभ भाई नीड एट द स्टार्ट इन द कॉन्फ्लिक्ट फॉर द कॉज ऑफ जस्टिस। तो बच्चों आप लिखेंगे कि वल्लभ भाई नीडेड ओनली 4 पीपल। तो जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था तो उस समय वल्लभ भाई को सिर्फ 4 लोगों की जरूरत थी एट द स्टार्ट इन द कॉन्फ्लिक्ट फॉर द कॉज ऑफ जस्टिस। तो न्याय के लिए 4 लोगों की जरूरत थी। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द सत्याग्रह मूवमेंट रिजोल्यूशन पास्ड। ये सत्याग्रह आंदोलन का जो रिजोल्यूशन था, प्रस्ताव था, ये कब पास किया गया। तो ये प्रस्ताव जो है आपको बच्चों लिखना है कि द सत्याग्रह मूवमेंट रिजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन February 12, 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नेम द 2 फ्रीडम फाइटर्स मेंशन्ड इन द पैसेज। ये जो पैसेज में 2 जो फ्रीडम फाइटर्स के जो नाम दिए हुए हैं, स्वतंत्रता आंदोलनकर्ताओं के जो नाम है उसमें से कोई 2 नाम लिखिए। तो आप लिखेंगे दे आर सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड महात्मा गांधी। नेक्स्ट, अब ये जो 6 क्वेश्चंस रहेंगे उसके बाद में 6 तो 1 लाइनर रहेंगे, इसके बाद में आपको या तो ऑपोजिट पूछा जाएगा या सिमिलर वर्ड पूछा जाएगा। तो 3 क्वेश्चंस ये रहेंगे जो आपको पैसेज के हिसाब से आंसर देना है। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है कि दोज हु ग्रो क्रॉप्स। अब जो फसल उगाते हैं वो कौन होते हैं। तो वो कल्टिवेटर्स होते हैं, किसान होते हैं जो खेती का काम करते हैं। नंबर 7 है विथ 1 वॉइस विदाउट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। मतलब कि मतभेद नहीं होना चाहिए, एक ही आवाज में जब सब लोग किसी चीज को कहते हैं तो वो कहलाता है यूनेनिमसली, यानी समवेत स्वर में, सभी एक राय होकर के सभी एक स्वर में, यूनेनिमसली। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट वेल नोन चीफ। तो जो महत्वपूर्ण होता है, जो जाना पहचाना हो, जो मुख्य जो व्यक्ति होता है वो क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है प्रोमिनेंट, प्रभावशाली, प्रोमिनेंट, एक प्रभुत्वशाली व्यक्ति। ओके, तो ये हमने किया है फर्स्ट अनसीन पैसेज। और आपका दूसरा अनसीन पैसेज एक और है जो कि 6 नंबर का रहेगा। इसमें 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक बार फिर से आप लोग इसे पढ़ेंगे कि फास्टिंग इज सेड टू ब्रिंग अ होस्ट ऑफ बेनिफिट्स प्रोवाइडेड इट्स डन अंडर मेडिकल सुपरविजन। आप लोग इसे पढ़ लीजिए, हम सीधा चलेंगे इनके क्वेश्चंस और आंसर्स पर और आगे बढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला प्रश्न कि What does fasting improves। जब हम व्रत करते हैं, फास्ट करते हैं, तो उससे क्या इंप्रूव होता है। तो आप लिखेंगे आंसर कि इट इम्प्रूव्स मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी एंड मेंटल क्लियरिटी। तो ये आंसर आपको इस पैसेज में मिलेगा, यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपको पढ़ करके और सुना देता हूँ, सारे समझा देता हूँ। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, व्हाट डज फास्टिंग प्रोवाइड अस। फास्टिंग हमें क्या प्रोवाइड करता है। जो फास्ट करते हैं, हम उपवास करते हैं, वो हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करता है। तो इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी, इससे हमें एनर्जी मिलती है, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग। उपवास के क्या बेनिफिट हैं, इसके फायदे क्या हैं। तो आंसर है इसका कि बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग आर मेंटल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल। तो इसके इतने सारे फायदे होते हैं, हमें मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से, सभी प्रकार से हमें बेनिफिट होता है इससे फास्टिंग करने से, उपवास रखने से।
क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज वन ऑफ द मेजर हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग? 2 कैलोरी रेस्ट्रिक्शंस। तो इसका फ़ायदा क्या है कि फास्टिंग स्लोज डाउन द एजिंग प्रोसेस, उम्र बढ़ने की जो प्रोसेस है उसे रोक देता है। तो एक प्रकार से आप जो है एक प्रकार से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है, कहने का तात्पर्य ये है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, चूज द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स मैन। तो ये पैसेज में एक वर्ड आया है मैन, MAIN, मैन। तो मैन का मतलब क्या होता है? मैन का मतलब होता है मेजर, यानी मुख्य, है ना। मैन जैसे मैन कॉज, मेन रीज़न, कि भाई मुख्य कारण क्या है, मुख्य रीज़न क्या है। तो मेजर आपका रहेगा इसका सिमिलर वर्ड। नेक्स्ट है चूज द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज ऑपोजिट टू लॉसेज। तो लॉसेस का ऑपोजिट क्या होगा वो आपको, इसका विलोम शब्द यहाँ पे आपको एंटोनिम इसका ढूंढना है बच्चों। इसका ऑपोजिट रहेगा इंक्रीज। लूज का मतलब होता है खोना, लॉस का मतलब होता है हानि, नुकसान, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना। ओके, अब हमारा सेक्शन बी है, और सेक्शन बी जो है वो राइटिंग सेक्शन है, जिसमें हमें कंपोजिशन के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो करने हैं। तो पहला हमारा यहाँ जो सेक्शन बी का क्वेश्चन रहेगा कंटिन्यूअसली, ये थर्ड क्वेश्चन है कि राइट अ नोटिस इन्वाइटिंग द नेम्स ऑफ दोज हु वांट टू ज्वाइन अ पिकनिक। फॉर एग्जाम्पल, आप पिकनिक पे जा रहे हैं टूर लेकर के, आप एक नोटिस फ्रेम करिए और इसमें जो इंटरेस्टेड हैं, जो पिकनिक पे आना चाहते हैं, वो अपना नाम दे दें। अब ये देखो शॉर्ट में यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जहाँ पे आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप एक नोटिस फ्रेम करिए, उसमें आप अपने विद्यालय के बच्चों को विशेष क्लास दे दी जाएगी कि इस क्लास के बच्चों को या पूरे विद्यालय के बच्चों को आप स्टाफ को जो है वो इन्फॉर्म करेंगे कि आप कोई एक्टिविटी करने जा रहे हैं, उसमें वो लोग शामिल हो सकते हैं। तो जो इंटरेस्टेड हैं वो इस तारीख तक अपडेट वगैरह सब कुछ दे सकते हैं, आप अपना नाम दे दें। तो यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके हिसाब से हमें नोटिस फ्रेम करना। और बच्चों नोटिस तो हमने हमारे हर मॉडल पेपर में शामिल किया है। इसके अलावा जब हमने नोटिस अलग से भी टॉपिक किया था तो वहाँ पर भी हमने नोटिस किया था। और ये नोटिस टॉपिक बहुत ही ईजी है, पूरे 4 में से 4 नंबर आपको दिलवाएगा। इसीलिए मैं बार बार हर जो हमारा पेपर होता है उसमें नोटिस शामिल करते हैं। नोटिस में आपको सिंपल सा क्या लिखना है, सबसे पहले यहाँ पे हम हेडिंग लिखते हैं कि जो इंस्टीट्यूट है, जो संस्थान है जो नोटिस जारी करती है वो अपना खुद का नाम यहाँ पे लिखेगी। लेफ्ट साइड में आपको लिखनी है तारीख, जिस तारीख को आप नोटिस फ्रेम कर रहे हैं वो तारीख आएगी, जिस तारीख को आप नोटिस लिख रहे हैं वो तारीख आएगी। उसके बाद सेंटर में आपको नोटिस लिखना है, ये कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। और उसके बाद नीचे आप लिखेंगे यहाँ पे जो आपका मेन जो सब्जेक्ट है, जिस विषय पर हम नोटिस लिखने जा रहे हैं। तो ये लिखने के बाद अब नीचे जब हम जाएंगे तो यहाँ पर से अब हम शुरू करेंगे। और ये 3 चीज़ें होती है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे आप लिखेंगे सब्जेक्ट, नहीं यहाँ पे टाइटल लिखेंगे, लेफ्ट साइड में डेट लिखेंगे, बीच में आप नोटिस कैपिटल लेटर में लिखेंगे और नीचे लिखेंगे सब्जेक्ट। और फिर शुरू करेंगे कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट अ पिकनिक टू आलनिया डैम इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल ऑन 25 जुलाई 2024। आपने तारीख बता दी कि हमारे स्कूल से एक पिकनिक टीम जा रही है यहाँ पे इतनी तारीख को। देयर विल बी लंच एंड शॉर्ट कल्चरल एंटरटेनमेंट। द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन द पिकनिक में सबमिट देयर नेम्स, पिकनिक एक्सपेंसेस ₹500 एंड कंसेंट ऑफ देयर पेरेंट्स टू देयर क्लास टीचर बाय 20 जुलाई 2024। तो ये आपको बताना है कि भाई ये जा रही है टीम, यहाँ पे हम लोग लंच करेंगे, यहाँ पे एक कल्चरल प्रोग्राम रहेगा थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए। उसके बाद जो खर्चा रहेगा वो 500 रुपये सभी बच्चों को देना। और साथ ही साथ आप अपने गार्जियंस की परमिशन जरूर लेकर के आएँ, जो आपको अपने क्लास टीचर के पास 20 तारीख तक जमा करवानी है बाय ऑर्डर प्रिंसिपल। तो देखो कितना सिंपल सा है, जब आप इसे लिख देते हैं तो लिखने के बाद इसको बना देना बॉक्स में, इसको क्लोज कर देना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक और यहाँ पे क्वेश्चन है और वो है एडवर्टाइजमेंट का। अब आपको देखो 4 जो आपके शॉर्ट कंपोजिशन में टॉपिक है उसमें एक नोटिस राइटिंग है, दूसरा एडवर्टाइजमेंट है, तीसरा आपको फॉर और अगेंस्ट टॉपिक आपको लिखना पड़ेगा उसके पक्ष और विपक्ष में, और फिर एक रहेगा आपका इन्विटेशन को एक्सेप्ट और डिक्लाइन कैसे करना। 4 में से 2 परीक्षा में पूछे जाएंगे, उसमें से आपको एक करना है। मैं मेरे हर पेपर में आपको बच्चों बताता हूँ, मैं कन्फर्म कर देना चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहे। इसके बावजूद अगर आपका कोई डाउट रहता है, कोई भी अगर आपको इश्यू है, किसी
किसी प्रकार की परेशानी है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको निश्चित रूप से रिप्लाई दूंगा। इसके अलावा आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी लाइव क्लास रहेगी बच्चों शाम को 8:30 बजे जरूर ज्वाइन करिएगा, जहां पे हम कंप्लीट इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो करेंगे। हमारा ऐप है जहां पे आपको ये सारे जो मॉडल पेपर्स हैं, हमारे 6 मॉडल पेपर्स हमने लॉन्च किए हैं, आपको मिल जाएंगे और आने वाले टाइम में हम 4 मॉडल पेपर और भी उसमें इंक्लूड करेंगे। तो इस तरीके से अपनी 2024 का जो एग्जाम होगा उसके लिए हम आपको 10 मॉडल पेपर्स हर सब्जेक्ट्स के अवेलेबल करवा देंगे। ऐप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आइए देखते हैं बच्चों एक एडवर्टाइजमेंट, टाइटल रहेगा टू लेट। टू लेट का मतलब होता है किराए पर देना। अगर आपके पास कोई जो है वो एक्स्ट्रा मकान है या उसका कोई का रूम है आपको और आप उसे कमरे किराए पे देना चाहते हैं तो आप एक एडवर्टाइजमेंट लिखिए। आंसर क्या, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि यू हैव अ सेट ऑफ 2 रूम्स, आपके पास 2 कमरों का एक सेट है। यू वांट टू गिव इट ऑन रेंट टू स्टूडेंट्स ओनली, आप जो है ये जो सेट है रूम्स का ये केवल और केवल स्टूडेंट्स को ही आप जो है वो रेंट पे देना चाहते हैं। तो अब आप एक एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करिए टू लेट कॉलम में, तो ये आपको जो है वो लिखना है। तो देखो कैसे लिखेंगे, इसको भी जो है ना बॉक्स में क्लोज किया जाता है, लेकिन बॉक्स बाद में बनता है हमेशा, पहले हम क्या करेंगे लिखेंगे इसको। तो जो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना है, क्वेश्चन में ये बताया गया है कि आपके पास 2 कमरे हैं, अब 2 कमरों में के साथ और आप क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं और जो है किसको दे रहे हैं। तो जैसे हम स्टूडेंट्स के लिए ही हम केवल अवेलेबल है, तो ये सारी चीज़ें आप लिख दीजिए। जो भी इंटरेस्टेड होगा, जिसको चाहिएगा वो आपको कॉन्टैक्ट करेगा, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर नीचे लिख दीजिए। और यहाँ पे हेडिंग में आपको लिखना पड़ेगा टू लेट। तो ये जो क्या होता है कि बच्चों जो हेडिंग होती है ना वो आपको अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कोई चीज़ खोई है तो यहाँ पे लिखेंगे लॉस्ट। अगर आपको कोई चीज़ मिली है और आपको एडवर्टाइजमेंट देना है कि आपको क्या चीज़ मिली, कहाँ से मिली, तो आप लिखेंगे फाउंड। यहाँ पर अगर आपको कोई मैट्रिमोनियल देना है फॉर एग्जाम्पल शादी के लिए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ब्राइड ग्रूम और वांटेड ब्राइड और वांटेड ब्राइड ग्रूम। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो ये करेंगे टोटली। तो अब देखो यहाँ पे लिखेंगे कि अवेलेबल अ सेट ऑफ 2 रूम्स विद अटैच्ड लेट बाथ, किचन, स्पेस फॉर पार्किंग, गार्डन ऑन द ग्राउंड फ्लोर, वेल फर्निश्ड विद 24 आवर्स वाटर सप्लाई, 24 आवर्स पावर बैकअप इन श्री राधा रानी नगर नियर कोचिंग क्लासेस, एक्सपेक्टेड रेंट ₹9,500 पर मंथ एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस ओनली फॉर स्टूडेंट्स, कॉन्टैक्ट नंबर दिस। तो देखो एक ही सेंटेंस में सब कुछ क्लियर हो गया कि भाई हमारे पास 2 रूम्स अवेलेबल हैं, ये 2 रूम्स हम केवल और केवल स्टूडेंट्स को देंगे, इसके अलावा और किसी को नहीं देंगे। और ये जो 2 रूम्स हम स्टूडेंट्स को अवेलेबल करवा रहे हैं उसमें क्या क्या है, उसमें लेट बाथ है, उसमें किचन है, पार्किंग के लिए पर्याप्त स्पेस है, उसमें गार्डन है और ग्राउंड फ्लोर पर है, बहुत सुसज्जित तरीके से वेल फर्निश्ड हैं। 24 आवर्स आपको वाटर सप्लाई वहाँ पे मिलेगी, 24 आवर आपको वहाँ पे जो है वो पावर बैकअप में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल रहेगी। कहाँ पे है, राधा रानी नगर में है, जहाँ पे कोचिंग क्लासेस भी वहाँ पे पास में चलती हैं। जो एक्सपेक्टेड किराया है वो 9,500 रुपये, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। इसके अलावा जो लाइट का बिल रहेगा वो अलग रहेगा, पानी का बिल अलग रहेगा, केवल स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट नंबर ये हैं, बस जो कुछ भी था वो सारा आपने यहाँ पे दे दिया। अब आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में नीचे आप चाहो तो अपना नाम लिख सकते हो और इस तरीके से ये आपका हो जाएगा कंप्लीट। और यहाँ पे ये जो रहेगा आपको इसे बॉक्स में बंद करना है, क्लोज करना है। और नाम इसमें नहीं भी लिखो तो इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दे दिया है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट जो चौथा प्रश्न है वो है एक रिपोर्ट लिखना। और रिपोर्ट का जो टॉपिक जो क्वेश्चन आपको बच्चों पूछा जाता है, या तो रिपोर्ट रहेगा या पैराग्राफ रहेगा, दोनों में से कोई एक चीज़ लिखनी है। आप कोई भी लिखिए, दोनों सेम है, दोनों सिंपल हैं, दोनों वेरी सिंपल हैं। और अगर जब आप रिपोर्ट लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे एक, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि राम इज अ रिपोर्टर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर, he witnessed food poisoning at the marriage dinner and decided to present a report on it. Write that report. फॉर एग्जाम्पल कि आप एक रिपोर्टर हैं एक लोकल न्यूज़पेपर के, कहीं पर कोई एक मैरिज पार्टी जो है वो मैरिज सेरेमनी हो रही थी और वहाँ पर जो डिनर दिया जा रहा था उसमें फूड पॉइजनिंग हो गया, लोगों को फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम हो गई और इस पर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। तो आप कैसे लिखेंगे, एक रिपोर्ट लिखिए। तो बच्चों देखो, सबसे पहले तो हेडिंग लिखी जाती है। जब रिपोर्ट राइट करते हैं तो वहाँ पर तो हेडिंग होती है और हेडिंग यहाँ पे दी हुई है, टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है क्या है कि फूड पॉइजनिंग इन अ मैरिज, एक विवाह में फूड
पॉइजनिंग। नीचे जो है ना ये जो हेडिंग हमने लिखी है, इस हेडिंग में यहाँ पे नीचे आप जो बच्चों इसके जस्ट नीचे एक लाइन लिख सकते हैं, बाय रिपोर्टर लोकल न्यूज़पेपर, यानी लोकल न्यूज़पेपर का एक रिपोर्टर, आप चाहो तो अपना नाम भी यहाँ पे लिख सकते हो। सीधा सीधा लिखना है आपको कि लास्ट इवनिंग, पिछली शाम, अ फूड पॉइजनिंग केस टुक प्लेस इन अ मैरिज सेरेमनी इन द विलेज रामसर, कि भाई रामसर गांव के एक शादी के समारोह में रात्रि के समय जो भोजन था उसमें फूड पॉइजनिंग देखा गया, मतलब कोई घटना घटी। देयर अराउंड 300 पीपल वर अफेक्टेड ड्यू टू फूड ईटन बाय देम, 300 लोगों ने जो भोजन किया वो प्रभावित हुए। दे स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड सम ऑफ देम फेल अनकॉन्शियस, कुछ लोगों को उल्टियां हुई, कुछ लोग बेहोश हो गए। नेक्स्ट लिखेंगे सोन द मैटर वॉज रिपोर्टेड, तुरंत इसको ध्यान में लिया गया। एंड अ टीम ऑफ डॉक्टर्स अलॉन्ग विद अटेंडेंट्स एंड पुलिस रीच्ड द स्पॉट, फटाफट से डॉक्टर्स की टीम पहुंची, पुलिस वहां पे पहुंची। नेक्स्ट लिखेंगे द फूड वॉज सीज्ड एंड सेंट फॉर एग्जामिनेशन, भोजन को उसको जब्त कर लिया गया और उसके परीक्षण के लिए उसे भेजा गया। सीरियस पेशेंट्स वर सेंट टू नियर बाई हॉस्पिटल्स, जो गंभीर पेशेंट्स थे उनको हॉस्पिटल भेजा। मोस्ट ऑफ द पीपल वर क्योर्ड सून आफ्टर गिविंग प्राइमरी ट्रीटमेंट, ज़्यादातर तो जो प्राथमिक उपचार देने के बाद में ठीक हो गए थे लोग। लेटर टुडे अ केस वॉज रजिस्टर्ड बाय द पुलिस, फिर पुलिस के द्वारा इस पे केस दर्ज किया गया। इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल इन प्रोग्रेस, द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। तो इस तरीके से आपको लिखना है। मतलब ये क्या होता है एक्चुअली, एक कोई घटना घटित हुई है, उस घटना के बारे में एक संक्षिप्त समाचार आपको देना होता है। और ये जो रिपोर्ट्स जो होती है ना, आप जो न्यूज़पेपर में जो खबरें पढ़ते हैं, पिछले दिन जो कुछ भी हुआ उसका नेक्स्ट डे जो न्यूज़पेपर में खबरें आती है वो रिपोर्ट ही होती हैं जो एक रिपोर्टर लिखता है। अब ये जो रिपोर्ट लिखी है इसमें एक काम और कर सकते हैं आप, यहाँ पे जो हमने लिखा है ना जैसे रामसर, तो आप यहाँ पे लिखेंगे रामसर, प्लेस का नाम लिखेंगे और उसके बाद तारीख लिखेंगे। तो ये दो चीज़ें और इसमें लिखी जाती हैं, तो ऐसे लिखेंगे जैसे रामसर और आज की तारीख आप लिख सकते हैं, या जिस दिन आपका एग्जाम है आप लिखेंगे 11 दिसंबर या 12 दिसंबर, और ये इस तरीके से करके आप लिखेंगे तो ये आपकी हो गई रिपोर्ट। अब नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी। तो इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी पर आपको लिखना है एक पैराग्राफ। पैराग्राफ कैसे लिखेंगे, जो यहाँ पे दिया हुआ मैं पढ़ के एक बार सुना देता हूँ, आप लोग चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, पीडीएफ हमारे ऐप में आपको मिल जाएगी। ऐप का लिंक बच्चों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप इस पैराग्राफ को कंप्लीटली पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये रहेगा आपका पैराग्राफ। क्या टॉपिक है, ये टॉपिक है इस पैराग्राफ का, जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा कि लाइब्रेरी का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, बिल्कुल नेग्लेक्ट मत करिएगा, बाद में आपको पछताना नहीं पड़े, तो पढ़ के जाइएगा। निश्चित रूप से अगर आपको इतना अगर पूरा याद नहीं होता है तो जितना याद होता है उतना ही ठीक है, पढ़ लीजिए और लिख करके आइएगा, आपको जरूर एग्जाम में हेल्प मिलेगी। बच्चों आगे बढ़ते हैं और अब हमारा रहेगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 5वां प्रश्न लेटर राइटिंग का। लेटर राइटिंग में मैं खास चीज़ें बता देता हूं, जैसे मान लीजिए क्या लिखा हुआ है कि राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कंप्लेनिंग अगेंस्ट बैड बिहेवियर ऑफ द लाइब्रेरियन ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल के लाइब्रेरियन के जो दुर्व्यवहार है आपके प्रति, उसके खिलाफ शिकायती पत्र आपको लिखना है। तो यहाँ पे जब आप लिखते हैं ना लेटर, तो पहले अपना नाम लिखेंगे। पत्र लिखने वाले का मैं हमारा जो मॉडल पेपर है उसमें आपको बताता हूँ कि यहाँ पर तो आप लिखेंगे नाम, एड्रेस लिखा जाता है, जो व्यक्ति लिखता है ना सेंडर्स एड्रेस 3 लाइन में। तो आपने देखो लिखा जैसे राजाराम नगर बीकानेर, मतलब आप कहाँ से लेटर लिख रहे हैं, और आपने एक लाइन छोड़ करके तारीख लिख देनी है, फिर एक लाइन छोड़ करके यहाँ पर अपने प्रिंसिपल का लिखना है कि आप किन को लिख रहे हैं। तो ये पर जो पत्र प्राप्त करने वाला होता है उसका एड्रेस लिखा जाता है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है कंप्लेंट अगेंस्ट द रूड बिहेवियर ऑफ द लाइब्रेरियन ऑफ आवर स्कूल। उसके बाद लिखेंगे सर, और फिर जो प्रॉब्लम है ना वो सब कुछ आपको इसमें लिख देनी है। आप इसे पढ़ लीजिएगा ध्यान से, मैंने कंप्लीट लिखा हुआ है, अच्छी तरह से इसे आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और इसे आप एग्जाम में लिख देना। लास्ट में जब लिखेंगे तो लिखना थैंक्स योर ऑबिडेंटली रामनाथ, अपना नाम लिख दीजिए, मॉनिटर क्लास 12th, ठीक है। तो ये एक शिकायती पत्र अपने प्रिंसिपल को हो गया, कैसे लिखेंगे आप। नेक्स्ट अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक और यहाँ पे है लेटर राइटिंग। क्वेश्चन पढ़िए कि पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इन द डेली रूटीन ऑफ द कॉमन मैन। जितने भी जो प्रदर्शन होते हैं, आयोजित होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं।
यू ऑलमोस्ट मिस्ड योर इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एज पीपल ब्लॉक्ड द हाईवे। मान लीजिए कभी आप एग्जाम देने जा रहे थे और हाईवे जाम था, तो आप भी उस एग्जाम में एंटर नहीं हो पाए। एज तरुण या तरुणा, अ स्टूडेंट एस्पायरिंग टू बी अ डॉक्टर, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया highlighting the need to discourage such demonstrations and disturbances by the public on highways which cause a great loss of time and opportunities of for many। तो आप चूंकि एक डॉक्टर बनना चाहते हैं और आप एक लेटर लिखिए एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया जो समाचार पत्र है उसके एडिटर को, इसके बारे में आपको टोटली बात करनी है। तो देखो फिर से मैं बता देता हूँ कि जो शुरुआती 3 लाइन होती है, हमने जैसे 2 लाइन में लिखा है, 3 लाइन में आप एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पे मकान नंबर, उसके बाद आपकी गली मोहल्ले का नाम, उसके बाद आपके शहर का नाम, फिर 1 लाइन छोड़ करके आप लिखेंगे डेट, उसके बाद 1 लाइन छोड़ करके आपको लिखना है एडिटर का जो एड्रेस होता है, जो रिसीवर का, पत्र प्राप्त करने वाले का। तो यहाँ पर पत्र हम लिख रहे हैं द एडिटर को और द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो इस तरीके से लिख लीजिएगा। फिर आप लिखेंगे 1 लाइन छोड़ के सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ का वो लिखना, आपको दूसरा कुछ भी नहीं लिखना बच्चों, बहुत ही ईजी होता है। लगातार अगर बार बार अगर आप अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से आप जो है सारी चीज़ें सीख लेंगे। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि जो 6 मॉडल पेपर्स की हमारी जो सीरीज़ है बच्चों, जरूर देख लीजिएगा, कंप्लीट देख के जाइएगा। 1 मॉडल पेपर देखने में सिर्फ आधा घंटा लगेगा आपको, 6 मॉडल पेपर्स 3 घंटे में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। एग्जाम में आपको पूरी हेल्प मिलेगी, और एग्जाम के बाद मुझे जरूर बताइएगा आपको आपके क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चंस आए, क्योंकि पेपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनेगा, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग रहेगा, तो सबके अलग अलग पेपर आएंगे। इसलिए आप मुझे जरूर बताइएगा कौन कौन से क्वेश्चन आपके इसमें शामिल किए गए हैं। अब यहाँ पे आपने जब सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट के बाद में फिर आपको लिखना है सर, और यहाँ पे लिखना है कि थ्रू योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर। अब जो न्यूज़पेपर जो एडिटर्स वाले होते हैं ना, उसमें 2-3 लाइनें शुरुआत की जो होती है ना, वो तो एक जैसी होती हैं, कॉमन होती हैं, आप उसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए। आपको लिखना है कि श्रीमान जी, मैं आपके प्रतिष्ठित अखबार के प्रतिष्ठित कॉलम के माध्यम से संबंधित जो अधिकारी है उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ कि, और अब यहाँ की लिख करके फिर आगे आप जो आपका मेन जो चीज़ रहती है वो यहाँ पे लिखी जाती है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि थ्रू द प्रेस्टिजियस कॉलम ऑफ योर esteemed न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज दैट, ये करके और फिर यहाँ पे आप सारा का सारा पत्र लिख दीजिएगा। तो ये कंप्लीटली पेपर है, आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। मैं पूरा का पूरा पढ़ करके जो है वो अपना टाइम नहीं खराब करना चाहता हूँ। एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी बनते हैं ना बच्चों, उस पर मैं बार बार कह रहा हूँ, हमने ये बहुत सोच विचार करके समझ करके इसे तैयार किया है, जरूर पढ़ के जाइएगा। अब सेक्शन सी शुरू होता है, और इस सेक्शन सी में है ग्रामर सेक्शन। तो ग्रामर के जो क्वेश्चंस आएंगे वो हम करेंगे। इसको यहाँ पे लिखा हुआ पहला क्वेश्चन है कि द बॉय इज वेरी पुअर, सी गेव हिम सम मनी, हुम। तो हुम का मतलब होता है जिसको। पहला सेंटेंस है कि लड़का गरीब है और उसने, मतलब किसी महिला ने उसको मनी दी। किसको मनी दी? जो गरीब है। तो जिसको, हुम का मतलब होता है जिसको। तो अब देखो, दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि द बॉय, अब आप यहाँ से शुरू करना, ये रहा है आपका कि द बॉय, लड़का, whom she gave money, जिसको उसने कुछ मनी दी, इज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब है। तो whom जिसके लिए आया ना, उसके जस्ट पास में रख दिया जाता है। तो whom आया उस लड़के के लिए कि भाई जिसको पैसा दिया, किसको पैसा दिया? उस बॉय को पैसा दिया। तो यहाँ पे उसके पास में आपको ये रख देना है। दूसरा है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि द कैमरा वॉज वेरी एक्सपेंसिव, कैमरा बहुत ही ज़्यादा महंगा है। सी बॉट इट लास्ट मंथ, उसने उसको पिछले जो महीने हैं खरीदा है। तो यहाँ पे हमें विच से इसे कंबाइन करना है, विच से हमें इसे जोड़ना है। तो विच का मतलब होता है जो, मतलब वस्तु के लिए आया है। तो ये जिस चीज़ के लिए आता है ना, उसके जस्ट पास में आप रख दीजिए। जैसे यहाँ पे कि द कैमरा, विच मैंने जो, कौन? कैमरा। तो इसके पास में रख दिया कि विच सी बॉट लास्ट मंथ वॉज वेरी एक्सपेंसिव। अब है यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, ये आपका सिंथेसिस वाला टॉपिक है। और इसमें जो है ना, जैसे ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, दिस न्यूज़ इज़ नॉट ट्रू, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमें इसे बनाना है। तो लिखेंगे कि दैट ही डाइड इन एन एक्सीडेंट इज़ नॉट ट्रू। तो ये ग्रामर का रहेगा, ये आपका इसमें कंपाउंड सेंटेंस बनाना। कंपाउंड में एंड का प्रयोग जो है वो ज़्यादातर किया जाता है। तो स्पीक द ट्रूथ एंड यू विल बी रेस्पेक्टेड बाय ऑल। उसके बाद यहाँ पे रहेगा हमारा जो कंजंक्शंस हैं,
कंजंक्शंस वाला जो है कि जैसे 2 and 2 मेक 4, तो एंड से जोड़ना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे एंड और बोथ, इस तरीके से कुछ, तो उसमें से ध्यान से समझ के पढ़िएगा। ही वॉज ब्लैंक फाइंड, फिर ब्लैंक सेंड टू प्रिजन, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो से आपको इसे कंप्लीट करना है। फिर यहाँ पे रहेगा आपका फ्रेजल वर्ब्स हैं कि व्हाट टाइम डू यू गेट अप या गेट डाउन इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह आप कितने बजे उठते हैं, तो गेट अप का मतलब होता है उठना, तो यहाँ पे आप भरेंगे गेट अप रहेगा हमारा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है somebody forgot to टर्न ऑन या टर्न ऑफ। टर्न ऑन, टर्न अप का मतलब होता है घटित होना, ठीक है, और टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद करना। तो बच्चों यहाँ पे रहेगा द टैप इन द बाथरूम, तो somebody forgot to turn off मतलब नल बंद करना भूल गया। तो आपको पहले तो ये फ्रेजल वर्ब्स जो है ना, इसका अर्थ आना चाहिए, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। अब है हमारा पैसेज, जो आपकी बुक में से एक पैसेज आएगा जिसमें से आपके 6 MCQs टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। तो आपके जो प्रोज सेक्शन है फ्लेमिंगो बुक का, उसमें से तो 6 नंबर का एक आएगा आपका पैसेज, जो कि आपके पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ लिया होगा, और उसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे। और आपका जो पोइट्री सेक्शन होगा उसमें से आएगा एक अनसीन, नहीं उसमें से आपका आएगा एक एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, 2 आएंगे, उसमें से कोई एक करना है। तो देखो जेमिनी स्टूडियो यहाँ पे है, तो इसका मतलब कि ये जो है ना आपका वो जो चैप्टर है उसमें से लिया गया है, और ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पे अटेंड करना है। पैनकेक्स वाला जो चैप्टर है आपका, तो देखो पहला प्रश्न है, पैसेज पढ़ा हुआ है इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगा, जेमिनी स्टूडियो के बारे में आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखो लिखा है कि इन दोज डेज द मीनिंग ऑफ कांग्रेस वाज, कांग्रेस का मतलब क्या था उस समय, मिलने का मतलब क्या था, तो इसका राइट आंसर रहेगा प्रोहिबिशन एंड मीटिंग ओवर अ कप ऑफ कॉफी। नेक्स्ट है कि द पीपल एट द जेमिनी स्टूडियोज वर्शिप्ड, किसकी पूजा करते थे, गांधी जी की। अगला है कि हाउ वाज द कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट कैसे होते थे, तो कम्युनिस्ट होते थे गॉडलेस मैन। नेक्स्ट है कि द पोइट ऑफ जेमिनी स्टूडियोज वर, जेमिनी स्टूडियो में पोइट कौन था, तो बच्चों आप लिखेंगे खादी क्लैड पोइट्स, ओके, इस तरीके से आपको ये लिखना है। नेक्स्ट है कि चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग अपोज्ड टू, तो इसका सिमिलर वर्ड रहेगा आवर्स, और आके आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद रहेगा कि चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग गिल्टी, तो गिल्टी का अपोजिट रहेगा इनोसेंट, इनोसेंट है ना, गिल्टी का अपोजिट रहेगा इनोसेंट। नेक्स्ट अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन रहेगा बच्चों, यहाँ पे जो है ना कुछ क्वेश्चन है जो आपके जो अपना बुक है, बुक में से लिए गए, लॉस्ट स्प्रिंग में से लिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है। एक्सप्लेनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर की आपकी एक्सप्लेनेशन आएगी, ध्यान से पढ़ के जाइएगा। और ये जब आप पढ़ लेते हैं तो पढ़ने के बाद अब देखो यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन आपको आंसर देना है। तो सबसे पहले तो इसमें लिखा जाता है रेफरेंस। रेफरेंस में 2 चीज़ें लिखनी, मैं हर मॉडल पेपर में आपको बता रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि आपको सब कुछ याद हो जाए एग्जाम में जाने से पहले। अगर आपने 6 मॉडल पेपर, बच्चों बहुत ज़्यादा होते हैं, 6 मॉडल पेपर अगर आप अटेंड करके जाते हैं ना, तो आप जो है वो आपके 70 में से 70 नंबर आ जाएंगे, कोई आपको नहीं रोक सकता, क्योंकि आपने पूरे अच्छी तरह से पूरा पैटर्न जब आपको याद हो जाता है, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको याद हैं, आपको एक्सप्लेनेशन याद है, और ये इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन हमने लिए, निश्चित रूप से आपको जितनी भी हमने जो एक्सप्लेनेशन लिए ना, उसमें से आपकी दोनों की दोनों आपको मिलेगी, दोनों में से कोई आपको एक ही करनी है। तो जब आप ये पढ़ लेंगे तो उसके बाद रेफरेंस में आप लोग लिखना कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम जॉन कीट्स's पोइम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये 2 चीज़ें लिखी जाती है, पोइम का नाम और पोइट का नाम रेफरेंस में। कॉन्टेक्स्ट में आप लिखेंगे कि इसमें सारांश लिखना है कि कवि क्या बताना चाहता है इसके माध्यम से, क्या बात क्या है, और फिर उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वो करेंगे आप नीचे कि भाई कवि इसमें हमें ये चीज़ बता रहा है। तो आप लोग इसे कंप्लीट पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अच्छी तरह से लिखा हुआ है। नेक्स्ट एक और पोइम जो है इंपॉर्टेंट, हमने यहाँ पे एक स्टेंजा लिया हुआ है, इसको भी पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद फिर आप लिखेंगे रेफरेंस। रेफरेंस क्या लिखना है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोइम अ रोड साइड स्टैंड, और फिर आप लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट। अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ये कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें जो जो सारी चीज़ें बताई उसका सारांश आपको 1 से 2 लाइन में लिखना है। और फिर लिखेंगे एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में आप कंप्लीट व्याख्या कर लीजिए कि इसमें क्या क्या चीज़ की बात हुई है, किस किस बारे में जो है वो बताया गया है।
इसके बाद फिर वापस क्वेश्चन आंसर्स आएंगे और ये क्वेश्चन आंसर आप लोग पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कीपिंग क्वाइट से लिया गया क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। छोटे बड़े जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे हमने इसमें शामिल किए। आपकी बुक्स में से जो क्वेश्चंस आने वाले होते हैं, आपके फ्लेमिंगो बुक से, आपके विस्टास बुक में से, प्रोज पोइट्री सेक्शन सब कुछ हमने इसमें इंक्लूड किया है। तो ये तो हैं क्वेश्चंस बच्चों आपको पढ़ने हैं। और लास्ट में फिर एक बार आपको 6 MCQs मिलेंगे और ये 6 MCQs आपके रहेंगे विस्टास बुक में से। 6 MCQs तो आपके पूछे जाएंगे फ्लेमिंगो बुक से और 6 MCQs पूछे जाएंगे आपके विस्टास बुक में से। तो अब ये जो क्वेश्चन है 16 यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि वी कैन टेक द ट्रेंस एट द फर्स्ट लेवल लाइक दैट ऑफ 20th सेंचुरी। आंसर इसका है। नेक्स्ट है हाउ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि हाउ ओल्ड वॉज द टाइगर किंग व्हेन ही फर्स्ट स्पोक, तो ही वॉज 10 days। नेक्स्ट है हाउ ओल्ड वॉज सडाउ व्हेन ही वॉज सेंट टू अमेरिका, तो वो जब अमेरिका गया था तो कितने वर्ष का था, 22 साल का था। हाउ लॉन्ग वॉज द ड्यूरेशन ऑफ इवांस, इवांस की अवधि कितनी थी, 2 hours। नेक्स्ट है दे, अगला क्वेश्चन रहेगा कि दे आर डिस्टर्ब्ड बाय, किसके द्वारा डिस्टर्ब हुए थे, नॉइज ऑफ द शूज के द्वारा। व्हाट थिंग मेड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द नैरेटर, नैरेटर पर किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला था, अन्नाज वर्ड्स ने उस पर ज़्यादा प्रभाव डाला था। तो इस तरीके से प्रिय विद्यार्थियों हमने कंप्लीट किया है मॉडल पेपर नंबर 3। और मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि ये जो 6 मॉडल पेपर्स की सीरीज़, जिसे हम टारगेट सीरीज़ के नाम से हमने इसे लॉन्च किया है, 3 मॉडल पेपर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आने वाले टाइम में आपको आज ही तीनों मॉडल पेपर्स और मिलेंगे। टोटल 6 मॉडल पेपर्स रहेंगे। इस सीरीज़ को कंप्लीट पढ़ के जाइएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है वो हमने सब कुछ इसमें शामिल किया है। बहुत मेहनत करके, कठिन मेहनत करके इसे तैयार किया है। मैं आशा करूंगा आप लोग भी बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और निश्चित रूप से जो है वो बच्चों आप लोग सफलता प्राप्त करेंगे। 70 में से 70 नंबर प्राप्त करेंगे। और इसी तरीके से हमने हिंदी की सीरीज़ भी चला रखी है। हिंदी के हमने कंप्लीट कोर्स को 7 दिन में कंप्लीट किया था। आने वाले टाइम में बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो भी मिलेंगे। आपका कोई भी डाउट अगर रह जाता है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, हमारा टेलीग्राम चैनल, हमारा ऐप जो है वो आपको डाउनलोड करना है, ज्वाइन करना है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये सारे के सारे मॉडल पेपर्स आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।